चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो मुद्दे छात्रों के हित के हो और आम जनता के हित में हो, उन मुद्दों पे हमेशा एबीपी खड़ी रही है। छात्र राजनीति में सबसे ज्यादा बाहुबल किसका है? अगर कोई व्यक्ति में हौसला और हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है, संघर्ष करने की हिम्मत है, तो उसके मुकाबले सब फीके हैं। नागौर एक प्रबल गढ़ माना जाता है, राजनीति का प्रत्याशी है भाजपा के ज्योति मिर्धा जी, जो लगातार चुनाव हार रही है। तो पहले मांझी भी मिर्धा जी के साथ ही थे, फिर रविंद्र सिंह भाटी भी हमारी सरकार के विपक्ष में वो लगे हुए हैं। राजेंद्र राठौर, उनके मुकाबले कोई सुलझा हुआ व्यक्तित्व का कोई नेता नहीं रहा। और नमस्कार, राम राम साथियों, मैं पवन, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। आज हमारे साथ है अरविंद जी जाजड़ा, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से महासचिव हैं। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे अरविंद जी हमारे दर्शकों को। नमस्कार, राम राम पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2022-23 के सत्र के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ महासचिव, वहाँ के विद्यार्थियों ने मुझे चुनकर भेजा। राजनीति की शुरुआत कैसे की अरविंद जी आपने? कब ये सोच लिया कि अब मुझको एक नेता ही बनना है? मैं जब कक्षा 12वीं के अंदर था, अच्छा, जब किसी न्यूज़पेपर में मैंने देखा था छात्र संघ चुनाव में ये नतीजा है, वो नतीजा है, देखे बस साथ हो। फिर मध्यम वर्गीय फैमिली से था, तो सबकी यही इच्छा थी कि बेटा नौकरी करे और अपने आजीविका चलाए। उस हिसाब से फिर हमारे क्षेत्र के किसी गांव के जो रसूखदार परिवार था, वो राजनीति में एक्टिव था। अच्छा, उनसे जुड़ा हुआ, उनके साथ देखा एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, सिविल सर्विस, उनसे लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं, बातचीत करने में हिचकिचाते थे। उनको देख के आम जो लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति से बातचीत करने में उनको काफी सहूलियत लगती थी और वो उनके मुद्दे आगे बता सकते थे, आगे उनको मुद्दों को अमल कर सकते थे। इस हिसाब से मैं उनको बातों को देख के, उनके विचारों को देख के मैं राजनीति के अंदर आया था। अच्छा, राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने राजनीति की शुरुआत करी, तो आपने एबीपी पैनल क्यों चुना? मैं शुरू से विद्या भारती का जो नागौर के अंदर स्कूल विद्यालय संचालित था, उसके अंदर मेरी शिक्षा रही, तो मेरी आइडियोलॉजी शुरू से विद्यार्थी परिषद की रही और उसी आइडियोलॉजी के साथ मैंने एबीपी से जुड़ा हुआ था और एबीपी से ही चुनाव लड़ना मैंने उचित समझा और विद्यार्थी परिषद ने मुझे पर भरोसा जताया। मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। उन सभी 30,000 स्टूडेंटों का मुझ पर भरोसा रहा और चुनाव अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत के आया था। आपने एबीपी पैनल चुना। एबीपी पर अक्सर आरोप ये लगता है, निश्चय हो गई एबीपी, इन पर आरोप लगता है कि जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है तो एनएसयूआई चुप रहती है, अगर बीजेपी की सरकार है तो एबीपी चुप रहती है। मैं आज बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वास्तविकता यह चीज है कि कभी भी किसी की सरकार हो, एबीवीपी ने हमेशा विरोध किया है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो मुद्दे छात्रों के हित के हो और आम जनता के हित में हो, उन मुद्दों पे हमेशा एबीपी खड़ी रही है। आजकल एक आइडियोलॉजी ये हो गई लोगों की, या जो छात्र नेता है उनकी अक्सर, कि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है। जो छात्रों के मुद्दे हैं, छात्रों की जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय में हो, तो उनकी बात नहीं करते, बस वो एक रील बनाते हैं, रील लगाते हैं, अपलोड कर देते हैं, वाह, इसीलिए वो छात्रों के 5 मिनट मुद्दे उठाते हैं, जब रील बन जाती है फिर चले जाते हैं। देखिए, ये चीज आपके जहन में आई है, अच्छी बात है, लेकिन इन चीज को बढ़ावा मीडिया उल्टा ज्यादा दे रहा है, ऐसे लोगों को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। और जो धरातल पे रहकर काम कर रहा है, छात्रों के बीच में रहकर काम कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं छात्र एक्सेप्ट भी करते हैं। जो रील का काम करते हैं और धरातल पे भी करते हैं, तो उनके लिए तो सोशल मीडिया अच्छी चीज है। और जो केवल रील का काम कर रहे हैं, उनके लिए उन लोगों को समझना होगा, उन छात्रों को समझना होगा कौन वास्तव में आपके लिए काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन दिखावे की राजनीति कर रहा है और कौन वास्तव की राजनीति कर रहा है। छात्र राजनीति में
सबसे ज्यादा बाहुबल किसका है? पैसों का बाहुबल है, या जो मसल पावर है, या जो कनेक्शन है आगे पॉलिटिकल बड़े लीडरों से, किसका सबसे ज्यादा बाहुबल देखो, है? आपने जो बात कही पैसों का, मसल का, इन सब का प्रभाव रहता है, नो डाउट प्रभाव रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति में हौसला और हिम्मत है और लड़ने का जज्बा है, संघर्ष करने की हिम्मत है, तो उसके मुकाबले ये सब फीके हैं। बाहुबल सबका, कोई व्यक्ति हाँ हो सकता है जिसके पास पैसा ज्यादा हो, संसाधन की उसके दिक्कत नहीं आएगी, साधन संसाधन से वो सक्षम है। और जो व्यक्ति संघर्ष और हिम्मत से लड़ता है, उन मुद्दों पे रहता है, उसके भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों की अलग अलग मान्यता है, दोनों की अलग अलग धारणा है। आज के समय में साधन संसाधन को लोग ज्यादा पूछते हैं और जो धरातल पे रहता है उनको थोड़ा कम मांगते हैं, ये वास्तविकता है। बिल्कुल। लेकिन समय लगता है। जो व्यक्ति साधन संसाधन वाला होता है, जो उनको बाद में इग्नोर करना शुरू कर देता है, और जो धरातल जो चलता है लगातार आगे बढ़ता है, साधन संसाधन उसके पास भी हो जाते हैं। तो बाकी जो राजनीति किस हिसाब से करता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपने जो संघर्ष किया अपने जीवन में, आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी छात्रों के लिए, उनमें सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी लड़ी आपने छात्रों के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आप, लॉ कॉलेज के अंदर 2018 का समय था। उस समय एक बार लॉ के एडमिशन बैन हो गए थे सीटों को इश्यू लेके, वहाँ पे सबसे बड़ा आंदोलन रहा। उसके बाद हमने 9 दिन का मैंने भूख हड़ताल किया था, एबीपी के बैनर तले 9 दिन का भूख हड़ताल किया था। उसमें हमारी कुछ मांगे थी, उन्होंने विश्वविद्यालय ने मान ली थी, और कुछ मांगे थी वो नहीं मानी। छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए भी उसमें हमारी मांग सम्मिलित थी। उसमें 9 दिन तक मैं भूख हड़ताल पे रहा। और भी ऐसे कई विश्वविद्यालय की मांगे रही है, स्टूडेंटों के, छात्रों के हित के मांग रही है, जो हमेशा आगे आकर लड़ाई लड़ी है। उसमें मुकदमे भी लगे हैं छात्रों के हित के लिए। तब प्रशासन मुकदमे भी लगाता है और प्रशासन से उस समय व्यवहार भी बनता है। दोनों चीजें हैं। हमेशा छात्रों की लड़ाई मजबूती से लड़ी और आगे लड़ते भी रहेंगे। आज विश्वविद्यालय में आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है छात्रों के लिए? विश्वविद्यालय में छात्रों की सबसे बड़ी समस्या, पहली तो मूलभूत आवश्यकता की आज भी दिक्कत है। हमने उस समय जब मेरा कार्यकाल रहा तो लाइब्रेरी के लिए मैंने भरसक प्रयास किए। तो महाराजा कॉलेज के अंदर ई मित्र का मैंने पुरजोर तरीके से उसको इश्यू करवा के वो काम शुरू हो गया था मित्र का। और भी विश्वविद्यालय के अंदर है, जैसे जो मूलभूत आवश्यकता होती है, पानी, हॉस्टलों के अंदर खाना, ये समय समय पर चीजें क्या बदलती रहती है। कभी अलग ठेकेदार आ जाता है तो कभी अलग ठेकेदार आ जाता है। उस हिसाब से चीजें चल रही है आज भी। लेकिन अच्छी बात है, हमारे छोटे भाई जो भी छात्र संघ का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी संगठन से हो, वो मुद्दों को उठा भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। आपने छात्र संघ जो छात्र नेता है उनकी बात की। आज करीब 3-4 साल हो गए, लगभग 4-5 साल हो गए छात्र संघ चुनाव बंद है, और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और आपने कभी कहा कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्यों नहीं करवा रही सरकार ये चुनाव? देखिए, हम तो जब भी हमारी कभी सीनियर पदाधिकारी से बात होती है तब हम ये कहते हैं कि पिछले 3 सालों से चुनाव नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने चुनाव बंद करवाए। छात्र संघ चुनाव करवाना चाहिए सरकार को। इसमें जो गांव ग्रामीण तबके से जो बच्चा आता है उनको कहीं ना कहीं हर तरीके से मदद मिलती है, चाहे इसको रहने के मान को लेकर मान लो, या विश्वविद्यालय में सब्जेक्टों की उनको एक गाइडेंस के रूप में छात्र नेता अपने आप बड़ा भाई मान के उनकी मदद करता है। भाजपा से आप जुड़े हुए हो, तो आप किसे अपना आइडल मानते हो? देखिए, मैं स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था शुरू से, तो उन्हीं विचारधारा को, और अभी यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी उनकी नीति रीति पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी राजस्थान सरकार के, उनकी नीति रीति पे काम कर रहे हैं।
आप नागौर से आते हो, नागौर के अंदर लोकसभा का चुनाव है, वहीं से नागौर एक प्रबल गढ़ माना जाता है राजनीति का। वहाँ पर एक तरफ जो हनुमान बेनीवाल है, तीसरा मोर्चा अपने आप को बताते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, और एक तरफ है आपके प्रत्याशी है भाजपा के ज्योति मिर्धा जी, जो लगातार चुनाव हार रही है। तो क्या कारण है वहाँ पर भाजपा लगातार चुनाव क्यों हार रही है? देखिए, भाजपा लोकसभा के अंदर ये वाले चुनाव हारी, उससे पहले हनुमान जी का गठबंधन था, उससे पहले आदरणीय सीआर साहब जो एमपी बने। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कारण रहा होगा। राजनीति में चुनाव हार जीत होती रहती है, और मिर्जा फैमिली की अलग उनकी लेगेसी है, और बेनीवाल जी कि वो भी उनका राजनीतिक परिवार रहा है। पहले हनुमान जी भी मिर्जा जी के साथ ही थे, फिर पता नहीं इनके क्या है क्या नहीं, चीजें अलग अलग, दोनों को राजनीति करने की स्टाइल है। मिर्जा की जी की पुरानी राजनीति लेगेसी है, वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आज प्रदेश में, पूरे देश में एक मुद्दा है जो पेपर लीक का है और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है भाजपा, और पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस पर सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसके लिए जिम्मेदार, पेपर लीक के लिए? इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार पेपर माफिया है, जो एक गिरोह के साथ काम करता है, और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो इनको बढ़ावा देते हैं। उन बढ़ावा देने वालों में मेरी फैमिली से भी लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली से भी लोग हो सकते हैं। वो सब लोग हैं जो आम लोग हैं, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उन पेपर माफियाओं को पेपर खरीद के। सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं उन्हीं को मानता हूं। और सरकारें चाहकर भी उन पेपर माफियाओं को कब्जे में ले रही। बड़े बड़े स्कूलों के, बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, ऐसे गिरोह को उनको पकड़ना चाहिए। तो पिछली बार जब नीट का पेपर हुआ था, तब सरकार ने अलग कमेटी गठित की थी, उनके लिए ना कानून बनाए थे। लेकिन इन बनाने से पेपर माफिया नहीं रुकते। वो 20 लाख का पेपर लेके करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो उनका चेन बनी हुई। जब तक आम लोग ये चीज नहीं समझेंगे, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमें पेपर माफियाओं पे लगाम लगानी पड़ेगी। आप ही के प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जब ये बात मीडिया के साथियों ने उनसे पूछी कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, तो उन्होंने एक बात कही कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या वाकई नीट का पेपर लीक हो जाना एक बड़ा मुद्दा नहीं है? देखो, मैंने शिक्षा मंत्री जी का बयान में तो मुझे ध्यान में है, ने क्या बोला वो मुझे मैंने सुना उस चीज। लेकिन पेपर लीक का मुद्दा यूथ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई बच्चा अपने जीवन के 3-4 साल कंटिन्यू तैयारी कर रहा है और उसके प्रति समर्पित है, और पेपर लीक हो जाता है तो उस पूरे परिवार की हालत दयनीय हो जाती है। कुछ ऐसे छात्र नेताओं का नाम लूंगा मैं जो अभी राजनीति में बहुत ऊंचे कद पर है, मैं नाम लूंगा, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल राजनीति घराने से आते थे, और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट बने, उससे पहले लॉ कॉलेज के भी प्रेसिडेंट बने। उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर 6 चुनाव लड़े, उनका अलग संघर्ष रहा। और जब से वो एमएलए बने, हमेशा सरकार के विपक्ष रहे, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकार के विपक्ष रहे, और वो विपक्ष में मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं विपक्ष में रहकर। एक आपकी पार्टी से थे पहले, अब वो निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर आपकी पार्टी से निकल गए, रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी की अपनी अलग शैली है, लगातार विपक्ष में, अभी हमारी सरकार के विपक्ष में वो लगे हुए हैं। जो कोई मुद्दा आता है ध्यान में तो कंटिन्यू रूप से वो चला रहे हैं। तो विपक्ष की जो चीजें हैं, उनकी जो लोकल एरिया की जो बातें हैं वो उठा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ अगर जितना मैं समझ पाऊँ मेरे राजनीति में, उनके मुकाबले को सुलझा हुआ व्यक्तित्व का कोई नेता नहीं रहा, और 24/7 वर्किंग स्टाइल नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सामान्य परिवार से आते थे, और अपना उन्होंने राजस्थान
के लोगों को बहुत कुछ दिया है। आजकल जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ गई है, आप नशे जो युवाओं के लिए है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा, आज जिस अपने शहर में रह रहे हैं या जिस एरिया से आते हैं, राजस्थान हमेशा आदर सत्कार और मान सम्मान के लिए जाना जाता था। आज स्थिति है, कोई बच्चा ग्रामीण एरिया के तलगत जयपुर में आता है, बड़े शहर के अंदर, यहाँ की चकाचौंध देखकर उल्टे काम करना शुरू करता है। नशे, महंगे नशे, महंगे शौक पालने कर बड़े बड़ी जो क्लब है उनमें जाने का शौक पालता है, और उनके साथ साथ ये आज के चक्कर में साइबर फ्रॉड के अंदर फंस रहा है। उन युवाओं से इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपना जीवन अभी लंबा है, इस चकाचौंध की दुनिया को छोड़कर वास्तविक की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर अमल करें और फोकस करें, तो आगे सही रहेगा। नहीं तो ये मुकदमे लगा के बैठ जाओगे तो आगे जीवन में उन्हीं का नुकसान होना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जाजरा जी, हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातें की इन्होंने और युवाओं के लिए संदेश भी दिया कि जो नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, जो साइबर अपराध की ओर जो युवा जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने मैसेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त हमें आपका देने भी के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर पधारे, तहे दिल से धन्यवाद।